दोस्तों पीएम न्यूज़ में आप सभी का दिल से स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसके बारे में भारत सरकार ने तो कुछ नहीं कहा। फोर्ब्स की नई बिलियनर सिटी लिस्ट सामने आ गई है। न्यूयॉर्क सिटी फिर से दुनिया की नंबर 1 सिटी बन गई है। तकरीबन $123 बिलियन और करीब $759 बिलियन की नेटवर्थ सामने आई है। मुंबई जो कि साउथ एशिया की सबसे अमीर सिटी है, करीब 67 बिलियनर के साथ इस बार दुनिया में छठे नंबर पर है। पिछले साल मुंबई चौथे नंबर पर थी, लेकिन इस बार 2 पायदान नीचे आ गई है। मुकेश अंबानी अब भी एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। उनकी नेटवर्थ करीब $92 बिलियन है। अब असली सवाल तो ये है कि क्या मुंबई फिर से टॉप 3 में लौट पाएगी और दिल्ली या बेंगलुरु कब एंट्री करेंगे इस लिस्ट में। अब बात करते हैं दूसरी खबर और उस जंग की जिसमें अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों कूद पड़े। करीब 12 दिन चले इस क्लैश के बाद कोई भी साफ जीत किसी के हाथ नहीं लगी, ना इजराइल, ना ईरान और ना ही अमेरिका। लेकिन एक देश जो खुद मैदान में नहीं उतरा फिर भी वो सबसे बड़ा फायदा ले गया और वो है रशिया, जो कि मॉस्को में साइलेंट प्लेयर बनकर बैठा है। क्योंकि जब पूरा वेस्ट मिडिल ईस्ट में बिजी था तब उसी वक्त रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला कर दिया। तकरीबन 480 ड्रोन और 60 मिसाइल दागे गई और खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही है कि यूक्रेन की एयर डिफेंस पहले ही कमजोर थी और अब और ज्यादा थक गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट की टेंशन ने ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ा दी है और रशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है, उसे इसका सीधा फायदा हुआ है। रशिया ने ना तो ईरान की मिलिट्री हेल्प की और ना ही इजराइल के खिलाफ खुलकर कुछ कहा, बस चुपचाप बैठकर टाइमिंग का पूरा फायदा उठाया। अब सवाल यह है कि क्या वेस्ट अब यूक्रेन की मदद कम कर देगा या फिर रशिया अगले कुछ महीनों में और बड़ा हमला करेगा? आपका क्या कहना है? बात करते हैं तीसरे खबर की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पीओके के अंदर टारगेट पर हमला किया तब एक बड़ी कमी सामने आई, वो है रियल टाइम सैटेलाइट सर्विलांस की। क्योंकि उस वक्त इंडिया को कॉमर्शियल सैटेलाइट और क्वाडसेट इमेज पर डिपेंड करना पड़ा, जिसमें टाइम लैग का प्रॉब्लम था। इंडिया ने अब फैसला लिया है कि SBS-3 प्रोग्राम के तहत 2029 तक 52 डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तकरीबन 21 सैटेलाइट इसरो बनाएगा और बाकी 31 प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी और माना जा रहा है कि पहला सैटेलाइट अगले साल 31 अप्रैल तक ऑर्बिट में होगा। इससे ये फायदा होगा कि चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। दूसरी बात, इंडियन ओशियन रीजन में कोस्टल थ्रेट की निगरानी की जा सकेगी, जो कि किसी भी फ्यूचर ऑपरेशन में फास्ट डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। चाइना के पास पहले ही 1000 प्लस मिलिट्री सैटेलाइट है, तकरीबन 360 से ज्यादा सर्विलांस के लिए और एसेट मिसाइल इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम भी उनके पास रेडी है। इंडिया का टारगेट यह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और स्पेस सर्विलांस में चाइना को जवाब देना और फ्यूचर ऑपरेशन में रियल टाइम डिसीजन पावर को हासिल करना। बात करते हैं चौथी खबर की तो हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में बड़ी कार्रवाई की। जवाब में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट देना शुरू किया, लेकिन तुरंत ही भारत का सीधा जवाब आया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम नहीं डरने वाले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से ही होगा और कोई न्यूक्लियर ब्लब से हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने यूएन और बर्लिन दोनों जगह में ये बात दोहराई, जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर, और कोई भी न्यूक्लियर धमकी अब काम नहीं आएगी। अब साफ है कि आतंकवाद, टेरर स्पॉन्सर दोनों के खिलाफ इंडिया एक साथ एक्शन लेगा, चाहे बॉर्डर के लिए उस पार जाना पड़े या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर दबाव बनाना पड़े। अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट खबर की। पेंटागन ने अपने मिलिट्री AID का रिव्यू किया है और फैसला लिया है कि कुछ क्रिटिकल वेपन जो यूक्रेन को भेजे जाने थे वो फिलहाल रोक दिए जाएंगे। क्योंकि पेंटागन ने साफ कहा है कि US के अपने वेपन स्टॉक प्राइस अब काफ़ी लो हो चुके हैं और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन्हें रिजर्व रखना काफ़ी ज़रूरी है। पेट्रियोट मिसाइल, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ एडवांस म्यूनिशन जो पहले यूक्रेन को देने का वादा किया गया था, अब फिलहाल वो सप्लाई नहीं होगी। रशिया के हाल ही में हुए बिगेस्ट ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं सिस्टम की थी,
लेकिन अब वो सपोर्ट मिलने में डिले हो गया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम यूक्रेन का सपोर्ट जारी रखेंगे, लेकिन यूएस आर्मी की तैयारियों से समझौता नहीं होगा। असली वजह यह है कि मिडिल ईस्ट, ताइवान और इंडो पैसिफिक में राइजिंग टेंशन चल रही है, इसलिए यूएस अपने डिफेंस एसेट को रीप्रायोरिटाइज कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की इससे डिफेंस कमजोर पड़ेगी या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है जो लॉन्ग टर्म के स्ट्रेटेजी के तहत बनाया गया है।